प्यारे बच्चों, आज 26 सितंबर 2020 की सामाजिक विज्ञान में इतिहास विषय की आपकी जो वर्कशीट है, यह आपकी जो वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 36 है। और यह जो आपकी वर्कशीट है ये भी आपके इतिहास के पहले पाठ यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय से संबंधित है। और इस पाठ से संबंधित ये आपकी छठी वर्कशीट है। इसमें सबसे पहले अब आपको अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। आइए अब हम इस वर्कशीट को एक बार शुरू कर लेते हैं। तो पहली जो हेडिंग है यानी कि पहला जो टॉपिक हमको इस वर्कशीट में पढ़ना है वो है राज्य की दृश्य कल्पना। अब 18वीं और 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने राष्ट्रों को कुछ यूं चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो। राष्ट्रों को नारी के भेष में प्रस्तुत किया जाता था। अब हुआ गया कि अब जैसे हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा कि जब भारत में स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था तो भारत को, और यहाँ पर जब देशभक्ति की बात होती थी तो यहाँ क्या था कि भारत को एक महिला के रूप में यानी कि भारत माता के रूप में दर्शाया जाता था। तो कुछ ऐसे ही 18वीं और 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने यूरोप में भी जो राष्ट्र थे उनको व्यक्ति के रूप में दर्शाया, और विशेषकर वो भी नारी के रूप में। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी रूप को चुना गया वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास किया गया था। अब यानी कि अब जिस महिला को राष्ट्र के रूप में दर्शाया जा रहा था उस महिला का वास्तविक जीवन से कोई लेना देना था ही नहीं। यानी कि रियल लाइफ में ऐसी कोई महिला मतलब थी ही नहीं कभी। एक प्रकार का अमूर्त विचार लोगों के मन में डाला जा रहा था। तब इस अमूर्त विचार का मतलब कि एक कल्पना जो उस नारी की गई थी एक राष्ट्र के रूप में, उसको ऐसे दर्शाया जा रहा था कि वो सही में है, सच में है। ठीक है। अब यानी क्या हुआ कि अब जो नारी थी वो राष्ट्र का रूपक बन गई, यानी कि नारी की जो छवि थी वो राष्ट्र का रूपक बन गई। अब क्या हुआ गया कि अब जो ये नारी थी वो राष्ट्र का प्रतीक बना दी गई एक तरीके से। भारत में भी जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो भारत माता को भारत देश का एक प्रतीक बनाकर ऐसे दर्शाया जा रहा था कि जो हमारी भारत माता है वो बेड़ियों में जकड़ी हुई है। और बेड़ियाँ किसकी थी? बेड़ियाँ थी अंग्रेजों की, यानी कि भारत उस टाइम अंग्रेजों का गुलाम था। और भारत को भारत माता के रूप में ऐसे दर्शाया गया कि ये जो हमारी भारत माता है बेड़ियों में जकड़ी हुई है। और लोगों के फिर धीरे धीरे हुआ क्या कि भाई ये इस तरीके से प्रतीक दिखाकर लोगों के मन में भी थोड़ा जोश आने लगा, और लोगों के मन में भी ये ख्याल आने लगे कि हाँ सही में भारत माता जो है हमारी वो बेड़ियों में जकड़ी हुई हैं और इसे बेड़ियों से आज़ाद हमें कराना है। और वह बेड़ियाँ तो जैसे मैंने आपको बताया अंग्रेजों की हैं। तो इस तरह से एक महिला को देश या राष्ट्र का प्रतीक बनाकर लोगों के मन में देशभक्ति की भावना को और ज़्यादा गहरा किया जा रहा था। और इसी तरह उन सभी देशों में भी राष्ट्र को एक नारी के रूप में दर्शाया गया, और इससे लोगों का जुड़ाव अपने देश के प्रति बढ़ा और लोगों को यह लगा कि हाँ ये हमारा देश है, ये हमारा राष्ट्र है। अब इन रूपकों में से कुछ जो प्रसिद्ध रूपक थे उसमें हम देख लेते हैं। फ्रांस में इस रूपक को इसे लोकप्रिय ईसाई नाम मरियाना दिया गया जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। इसी प्रकार जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। ठीक है जी। तो इनमें एक तो फ्रांस में जो महिला रूपक था उसे क्या है ईसाई नाम मरियाना नाम दिया गया, और दूसरा जर्मनी में इसे क्या है जर्मेनिया के क्या है के रूपक के तौर पर दर्शाया गया था। आइए अब हम जो इस वर्कशीट का आपका दूसरा टॉपिक है फ्रैंकफर्ट संसद, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में जानेंगे कि आखिर ये फ्रैंकफर्ट संसद थी क्या, और फिर हम जानेंगे कि राष्ट्रवाद के विकास में इसका क्या योगदान था। यानी कि जो फ्रैंकफर्ट संसद थी इसका राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान था। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान किया। यानी कि हुआ क्या कि जो जर्मन इलाके थे उनमें यूरोप में जो जर्मन इलाके थे वहाँ बड़ी संख्या में जो राजनीतिक संगठन वहाँ पर हुआ करते थे, उन्होंने क्या करा कि जर्मनी का एकीकरण करने के लिए एक फ्रैंकफर्ट शहर है उसमें एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में क्या है मतदान करने का फैसला किया। यानी कि इन राजनीतिक संगठनों ने कुल 831 लोगों को चुना और उन्हें जर्मन असेंबली का नाम दे दिया गया। जैसे वहाँ पर बहुत सारे एरियाज थे उस टाइम छोटे छोटे, तो उसमें टोटल उन्होंने वहाँ से 831 लोगों को चुना और उन्हें एक जर्मन असेंबली का नाम दे दिया गया कि अब आप ही अब से जर्मन असेंबली का हिस्सा हो। ठीक है, उन लोगों को ये बोल दिया गया।
अब 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया और यह संसद सेंट पॉल चर्च में क्या है आयोजित की गई थी। हुआ क्या कि 18 मई 1848 को ये जो 831 जो लोग थे जिनको निर्वाचित किया गया था वो फ्रैंकफर्ट संसद पहुंचते हैं और ये जो संसद थी ये कहाँ पर, ये सेंट पॉल चर्च था उस टाइम पर, उसमें आयोजित की गई थी। और वहाँ पर क्या हुआ क्या कि एक संविधान के प्रारूप का भी निर्माण किया जाता है और यहाँ पर ऐसी तैयारी की जाती है कि अब तो जर्मनी का एकीकरण जो है वो हो जाएगा। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। यानी कि अब इसमें जो राजा बनाने का जो मतलब विचार किया गया, यानी कि भाई किसी को तो एक अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो उसमें ऐसे राजा को क्या किया कि ऐसे राजा को चुनना था या ऐसे राजा को इसकी अध्यक्षता सौंपनी थी जिसे संसद से कोई समस्या ना हो। जो फ्रैंकफर्ट संसद जो बनाई गई थी इससे कोई समस्या ना हो और जो संसद है उसके वो अधीन रह सके। और ये मतलब एक ऐसा राज होना चाहिए उस राजा का, यानी कि अध्यक्ष वो तब तक ही रहेगा, यानी कि राजा बनकर वो तब तक ही रहेगा कि अगर बाद में मान लो लोकतंत्र स्थापित हो जाता है तो वह आराम से अपनी गद्दी जो है उसे छोड़ सके। अब इन सब तैयारी के बाद इस बात पर भी विचार किया जाता है कि अगर जर्मनी का एकीकरण होता है या हो जाता है तो जर्मनी का राजा कौन बनेगा। तो इसके लिए जो प्रशा था उस टाइम में, जो कि उस समय सबसे ज़्यादा शक्तिशाली भी था, तो वहाँ के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ, यानी कि फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ भी आप इसको कह सकते हैं, को राजा बनाने की पेशकश की गई, लेकिन उसने क्या है मना कर दिया और उन राजाओं का साथ दिया जो इस सभा के और लोकतंत्र के विरोधी थे और वे रूढ़िवादी भी थे और वे ये कभी नहीं चाहते थे कि वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी बदलाव आए, यानी कि जो चीज़ें पहले से चली आ रही हैं वो ऐसे ही चलती रहे या फिर लोकतंत्र आ जाए, जैसा कि इसमें हो ही रहा था, लोकतंत्र आ जाए या फिर उन जो राजा थे उनकी गद्दी छिने किसी भी प्रकार से। और केवल इन्हीं वजहों से जो प्रशा का राजा था उसने जर्मनी के एकीकरण के बाद जब उसको राजा बनाया जाना था तो उसने इस ऑफर को क्या है ठुकरा दिया, यानी कि राजा बनने से मना कर दिया। अब यह जो प्रयास था जर्मनी के एकीकरण का प्रयास था, ठीक है भाई, यानी कि जो फ्रैंकफर्ट संसद बनाई गई, राजा वगैरह का जो भी 831 लोग जो बनाए गए, ये एक तरह से क्या जर्मनी का एकीकरण करने का प्रयास किया गया, लेकिन ये था कि ये असफल हो गया क्योंकि राजा ने मना कर दिया तो सब चीज़ें क्या धरी की धरी रह गई। लेकिन इसने जर्मनी के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को पैदा कर दिया। अब हुआ क्या, अब यहाँ पर इस सभा या जो संसद जो बनाई गई थी इसके खिलाफ कुलीन वर्ग जो मतलब हाई प्रोफाइल लोग थे उस टाइम पे और सेना का जो है वो विरोध बढ़ गया और साथ ही साथ संसद का जो सामाजिक आधार भी था वो भी कमज़ोर पड़ गया। सामाजिक आधार मतलब कि यहाँ पर जो महिलाएं थी और जो किसान वर्ग था उनका जो काफ़ी ज़्यादा समर्थन इस संसद या सभा को नहीं मिल पाया था, क्योंकि हुआ क्या था कि उन्हें संसद में आने की अनुमति ही नहीं दी गई थी। और इस संसद में विशेषकर जो मध्य वर्ग के लोग थे उनका प्रभाव ज़्यादा था और उन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध भी किया, जिससे कि इन मजदूरों और कारीगर वाले निम्न वर्गों का समर्थन इस संसद को नहीं मिल पाया। अब इन सब का जो फ़ायदा था, यानी कि जो संसद जो कमज़ोर पड़ गई थी और कुछ जो ऐसे तबके थे तो उनका जो समर्थन इस संसद को नहीं मिल पाया था, भाई वो कमज़ोरी पड़ गई थी, तो इस सब का फ़ायदा क्या है वहाँ के राजाओं ने उठाया, जो ये चाहते ही नहीं थे कि कोई संसद बने या फिर वहाँ पर कभी लोकतंत्र स्थापित हो। और उन्होंने वो इस असेंबली के बिल्कुल खिलाफ भी थे। उन्होंने क्या किया, लास्ट में उन्होंने सैनिकों को बुलाया और असेंबली को भंग कर दिया गया। ठीक है जी, तो आपका ये दूसरा टॉपिक फ्रैंकफर्ट संसद भी यहाँ पर खत्म हो गया। आइए अब हम तीसरा जो टॉपिक है इसका, राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का योगदान। ठीक है जी, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का जो योगदान था हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि जो महिलाएं थी उनका सभी प्रकार के राष्ट्रवाद संबंधी आंदोलनों में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी और उन्होंने काफ़ी सक्रिय तौर पर यानी कि एक्टिवली इन सब में भाग भी लिया था। तो महिलाओं ने क्या करे कि कई राजनीतिक संगठन भी गठित किए और इन राजनीतिक संगठनों के कारण ही देश में राष्ट्रवाद की भावना को और ज़्यादा बल मिला। दूसरा, कई प्रकार के समाचार पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन किया गया और इनके द्वारा राष्ट्रवाद के विचारों को खूब क्या है उनका प्रचार और प्रसार किया गया। तीसरा, मताधिकार के लिए यानी कि जो वोट देने का अधिकार था उसके लिए भी महिलाओं ने काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया। अब इन सब से ये हुआ कि जो आपस में एकता थी उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी हुई और एकता के बढ़ने का मतलब था राष्ट्रवाद का विकास होना।
इन सब के साथ साथ जो राजनीतिक बैठकें हुआ करती थी और प्रदर्शन जो हुआ करते थे, उनमें भी काफ़ी अच्छी और बड़े पैमाने पर जो है महिलाओं की भागीदारी थी। यानी कि अब इन सब बिंदुओं से ये कहा जा सकता है कि राष्ट्रवाद के विकास में महिलाओं का काफ़ी बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, अब इस वर्कशीट का आपका जो चौथा और अंतिम टॉपिक है, आपका जो है ये प्रतीक या प्रतीकों का अर्थ, जो प्रतीक उस टाइम पर यूज़ किए जाते थे राष्ट्रवाद के कॉन्टेक्स्ट में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। काफ़ी सारे प्रतीकों का भी राष्ट्रवाद के विकास में काफ़ी बड़ा योगदान था और ये प्रतीक राष्ट्र में एकता को बढ़ाने के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध हुए थे। भारत में ही हम देख लेते हैं कि वहाँ पर क्या था कि एक प्रतीक जो था हमारा सबसे महत्वपूर्ण, वो था हमारा झंडा, तिरंगा झंडा। ठीक है, उसको देख सकते हैं हम। अब भारत में स्वतंत्रता के संघर्ष के समय जब कोई भी आंदोलन या विद्रोह या फिर एक तरीके का विरोध किया जाता था, उसमें तिरंगे का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता था। या फिर कोई भी स्वतंत्रता सेनानी जब फांसी के तख्ते पर लटकाया जाता था तो वह भी तिरंगे झंडे को चूमता था। यानी कि हम जो तिरंगा झंडा है उसको भारत के एक ऐसे प्रतीक के रूप में देख सकते हैं जिसने भारत में बड़े पैमाने पर यहाँ के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास किया था। अब ऐसे ही कुछ और प्रतीकों के बारे में भी हम इस वर्कशीट में जानेंगे। जैसे टूटी हुई बेड़ियाँ जो थी, उनका जो प्रयोग है उस समय आज़ादी के मिलने के प्रतीक के रूप में किया गया। उसके बाद बाज छाप वाला जो कवच था उसका प्रयोग किया गया, जो जर्मन समुदाय की शक्ति का प्रतीक था। बलूत या ओक वृक्ष की जो पत्ती होती है उसका जो मुकुट तैयार किया जाता था, तो उसका प्रयोग किया गया वीरता के प्रतीक के रूप में। तलवार जो प्रतीक थी वो मुकाबले की तैयारी का प्रतीक था कि भाई हाँ, अब हम तैयार हैं युद्ध के लिए। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली शांति की चाह के रूप में प्रयोग की जाती थी, यानी कि हम किसी प्रकार से कोई विद्रोह, विरोध या युद्ध नहीं चाहते, हम केवल शांति चाहते हैं। इसके बाद लाल, काला और सुनहरा जो तिरंगा था उसे उदारवादी, राष्ट्रवादी अपने झंडे के रूप में प्रयोग करते थे। और अंत में उगते सूरज की जो किरणें थी वह एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक थी। अब इन सब प्रतीकों के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे प्रतीक जो है वो प्रयोग में लाए गए जिन्होंने भी लोगों के अंदर राष्ट्रवाद के प्रति उत्साह भरा। तो ये जो आपकी वर्कशीट थी आज वाली, आपकी वर्कशीट नंबर 36, ये यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। और ये टोटल इसके 4 टॉपिक्स थे जिनके बारे में हमने जाना। जैसे पहला राज्य की दृश्य कल्पना, फ्रैंकफर्ट संसद, और तीसरा आपका राष्ट्रवाद में के उदय में महिलाओं का योगदान, और चौथा आपका ये जो प्रतीकों का अर्थ है ये आपका खत्म हो जाता है। अब इस वर्कशीट में आगे हम इस वर्कशीट के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं हम उसके बारे में जो है बात कर लेते हैं। वर्कशीट का आपका जो पहला प्रश्न है वो है राष्ट्रवाद के विकास में दृश्य रूपकों के प्रयोग पर चर्चा कीजिए, योगदान पर चर्चा कीजिए। ठीक है, जो दृश्य रूपक जितने भी थे हमारे उनके बारे में क्या है हमें यहाँ पर बताना है। तो राष्ट्रवाद के विकास में दृश्य रूपकों का योगदान इस प्रकार था। राष्ट्रवाद के विकास में दृश्य रूपकों की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। राष्ट्र को नारी के रूप में बड़े पैमाने पर क्या है प्रयोग किया गया, यानी कि नारी के रूप में उसको दिखाया गया। इससे राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप मिला, यानी कि जो एक राष्ट्र की केवल कल्पना की जानी थी उसको क्या है कि लोगों के सामने ऐसे दिखाया गया कि जैसे ये सही में ही है और वास्तविक जीवन से भी इसका बहुत ज़्यादा क्या है ताल्लुक है। इससे लोगों में राष्ट्र के प्रति प्रेम और जुड़ाव क्या है वो और ज़्यादा अधिक गहरा हो गया था। ठीक है, तो ये सब इन जो आपके दृश्य रूपक जो थे इनका योगदान था। आपका दूसरा क्वेश्चन है राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं के योगदान पर चर्चा कीजिए। तो राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का योगदान इस प्रकार है। पहला, राष्ट्रवाद के विकास में महिलाओं की जो भूमिका थी वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। महिलाओं ने अनेक राजनीतिक संगठनों का गठन किया जिससे क्या है आपसी एकता को काफ़ी ज़्यादा बल मिला। उन्होंने कई समाचार पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जिसके द्वारा राष्ट्रवाद का जो है प्रचार प्रसार जो है वो किया गया। महिलाओं ने राष्ट्रवादी आंदोलनों में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने मताधिकार जो था यानी कि वोट देने का जो अधिकार था इन मुद्दों पर भी संघर्ष किया ताकि उनकी भी भागीदारी राष्ट्र के निर्माण में जो है वो बढ़ सके। अब आपका तीसरा क्वेश्चन है फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में। फ्रैंकफर्ट संसद के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो फ्रैंकफर्ट जो संसद थी उसका महत्व हम जो निम्न बिंदु हैं इनके माध्यम से समझ सकते हैं। फ्रैंकफर्ट संसद का जो गठन था वो 1848 में किया गया था। फ्रैंकफर्ट संसद में क्या हुआ था, 831 जो चुने हुए यानी कि जनता के द्वारा जो चुने हुए व्यक्ति थे
उन प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यह जर्मन एकीकरण का पहला गंभीर प्रयास था, यानी कि जर्मनी के एकीकरण को करने का यह पहला प्रयास जो है वो गंभीर रूप से किया गया था। इसमें जर्मन राष्ट्र का संविधान का जो प्रारूप था वो भी तैयार किया गया था। लेकिन ये जो प्रयास था, हालांकि यह असफल रहा था, लेकिन इससे क्या था, राष्ट्रवादी आंदोलनों को प्रोत्साहन और प्रेरणा मिली थी। अब इस वर्कशीट का आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, विभिन्न प्रतीक चिन्हों के महत्व को लिखिए। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में विभिन्न प्रतीकों जैसे टूटी हुई बेड़ियां, बलूच पत्तियों का मुकुट जो ओक की पत्तियां थी, उगते सूरज की किरणें, तलवार पर लिपटी जैतून की डाली आदि, ये जो सब प्रतीक थे इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इन प्रतीकों ने लोगों के जो मन में सामूहिकता का भाव पैदा किया और साथ ही साथ लोगों को संघर्ष करने की प्रेरणा भी दी। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आज की आपकी जो ये वर्कशीट थी, वर्कशीट नंबर 36, ये यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो जाती है।